आइए बच्चों, अपने हिंदी बोधशिला के चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आरओ के सिलेबस में हम लोग सबसे पहले विशेषण को उठाए हैं, विशेषण और विशेष, जिसका आज ये तीसरा वीडियो बन रहा है। इससे पहले में हम लोगों ने विशेषण का पूरा परिचय, पहचान, लक्षण पर चर्चा किए। दूसरे में आए तो विशेषण के अवस्थाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे उनके निर्माण करेंगे, कहाँ कहाँ से बनेंगे, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। आज हम विशेषण का भेद पर आएंगे कि विशेषण के कुल कितने भेद माने गए हैं। तो विशेषण के सब 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये चौथे नंबर सर्वनामिक विशेषण से आता है। इसको जरा हम लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में है तो मात्र जरा सा का ही अंतर, पर उस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं विशेषण के भेद पर। सबसे पहला विशेषण है यहाँ गुणवाचक। गुणवाचक का तात्पर्य हुआ कि किसी भी इकाई का सार्वभौमिक या उसका पर्यावरणिक समस्त विशेषताएं जिन शब्दों या पदों से प्रकट होती हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें समस्त सार्वभौमिकता आ जाती है। सार्वभौमिक, अब इस सार्वभौमिक में गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वाद, स्थिति, समस्त विषयों पर जिन शब्दों द्वारा किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का गुण या दोष प्रकट हो, उसको हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। यानी किसी भी संज्ञा, सर्वनाम का गुण संबंधी, दोष संबंधी, आकार प्रकार संबंधी, रूप संबंधी, रंग संबंधी, स्वाद संबंधी, स्थिति संबंधी कोई भी लक्षण प्रकट होता है तो वह क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। अब इस गुणवाचक विशेषण में जैसे मान लो ये हम गुण को लेकर चले तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा जैसे सहनशील, शालीन, कर्मठ, तत्पर, सहयोगी, साधु, सीधा साधा, ये सारी चीजें, ईमानदार, धार्मिक, ऐसे सारे शब्द किसमें आएंगे? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में, तो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक। यहां गुणवाचक है, उसका गुण भी यहां पर है। आइए दोष। दोष में कौन कौन से शब्द अधिकतर प्रयोग में हम लोग लाते हैं? जैसे पापी, कुंठित, आलसी, कामचोर, क्रूर, घमंडी, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो किस में माने जाएंगे? दोषवाचक में। पर यह भी रहेगा गुणवाचक ही। अब आइए आकार प्रकार। लंबा, चौड़ा, ठिगना, नाटा, कुबना, थुलथुल, गोल मटोल, इस जो है ये क्या है? आकार और प्रकार में आएगा। रूप, चिकना है, सुडौल जिसको कहते हैं, चिकना है, सुडौल है, खुरदुरा है, उभड़ खाभड़ है, इस तरह के जो शब्द हैं वो कहाँ आएंगे? रूप में। रंग में लाल, पीला, काला, नीला,
ये तो सामान्य शब्द से हम लोग समझते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बारिश न होने से गेहूं का रंग फीका पड़ गया, तो फीका किस में आएगा? रंग में आएगा। अधिक भीग जाने से गेहूं मटमैला हो गया, मटमैला क्या होगा? रंग होगा। यहां आग जलने से घर धुआं धुआं हो गया। जब धुआं धुआं हो, चाहे धुआंठहा, दोनों शब्द प्रयोग होते हैं, या धुंधला, सांवला, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो रंग वाले में, या रंग के अलग जो क्षेत्रीय भाषाओं या क्षेत्रीय बोलियों से प्रभावित जो शब्द आते हैं वो भी रंग और रूप में ही समाहित किए जाते हैं। अब आइए स्वाद। खट्टा मीठा, चरपरा, कड़ुआ, कसैला, नमकीन आदि स्वाद की श्रेणी में आएंगे। स्थिति, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आदि, ये जो शब्द हैं ये स्थिति में आएंगे। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से किसी भी इकाई का सार्वभौमिक लक्षण, किसी भी इकाई का सार्वभौमिक लक्षण जिसमें गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वाद, स्थिति और दशा भी। दशा में क्या है? रोगी है, रुग्ण है, स्वस्थ है, बलहीन है, धनी है, गरीब है, धनाढ्य है, ये सारे शब्द भी दशा की स्थिति में प्रकट करेंगे। तो अब सीधी सी बात हो गई, गुणवाचक विशेषण में किसी भी इकाई का सार्वभौमिक समस्त विशेषताएं समाहित होती हैं। फिर से सुन लो, गुणवाचक विशेषण में आप लिख सकते हैं, गुणवाचक विशेषण में किसी भी इकाई, अब किसी भी इकाई का मतलब यहां क्या हुआ? वो चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे अव्यय हो, और चाहे खुद विशेषण ही क्यों ना हो, तो किसी भी इकाई का सार्वभौमिक लक्षण या विशेषताएं किस कोट में मानी जाएंगी? गुणवाचक विशेषण में मानी जाएंगी। तो मेरे मित्रों, ये एक पॉइंट हम लोग हिट किए, गुणवाचक क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार आपकी मोबाइल तो बड़ी अच्छी है, इसमें बताओ कौन सा विशेषण है? साफ बोलेंगे, अच्छा क्या है? गुण में आ रहा है, गुण में आ रहा है तो गुणवाचक विशेषण। आपके शर्ट का जो कलर है लाजवाब है, आपके शर्ट का रंग लाजवाब है, इसमें क्या आएगा? रंग आ गया अपने आप। गेहूं मटमैला है, मटमैला क्या आ गया? रंग में आ गया। तो रंग, स्वाद, गुण, दोष, दशा, स्थिति, आकार, प्रकार इत्यादि सभी लक्षणों को जिन शब्दों से प्रकट किया जाता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मेरे बच्चों, परिमाण क्या है? पहले तो हम इसको जानें। परिमाण वह इकाई जिसका व्यवहार हम माने पूरा समाज, नाप या तौल में ही करता है, जिसको गिना नहीं जा सकता। जिन इकाइयों को गिना नहीं जा सकता उनका व्यवहार जो नाप और तौल में किया जाता है, उन इकाइयों को किसमें रखा जाता है? परिमाण में। ठीक है, जैसे कपड़ा है, दूध है, चावल है, राशन है, सब्जी है, मिट्टी है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? परिमाणवाचक। सोना तो गिना नहीं जा सकता, जैसे मैं बोला रत्ती भर, पाव भर या 250 ग्राम, जो कुछ भी आप कहेंगे वजन, यानी इसमें मुख्य रूप से क्या क्या आएगा परिमाणवाचक में? परिमाणवाचक यानी जिन इकाइयों को हम
बिना गिने नाप या तौल में प्रकट करते हैं उनको हम परिमाणवाचक में रखते हैं। जैसे दूध है, चीनी है, आटा है, चावल है, कपड़ा है, कागज है, लकड़ी है आदि, ये परिमाणवाचक होते हैं। ये परिमाणवाचक दो स्थितियों में बनते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जब हम निश्चित में आते हैं तो यहां चाहे तीन चीजें पर ध्यान रखना बच्चों। यहां पर आपका आएगा मीटर, लीटर या किलोग्राम, जिसको हम किलो कहते हैं। याद रखना, अगर किसी इकाई के साथ मीटर, लीटर या किलो लगा हुआ है तो वह इकाई किस में मानेंगे आप? परिमाणवाचक में मानेंगे। इस परिमाणवाचक में ये तीन चीजें होंगी, हर हाल में होंगी, मीटर, लीटर, किलो। इसकी छोटी से छोटी इकाई सेंटीमीटर भी हो सकती है, इससे भी छोटी जा सकती है। वैसे ही आप किलो में भी आएंगे, किलो में आपको पौवा, आधा किलो, छटाक, 100 ग्राम, तोला आदि, इसकी भी इकाइयां घटेगी, लेकिन रहेगी इसी में। तो जहां पर भी आपको जिस भी इकाई के साथ मीटर, लीटर या किलो प्रयोग हुआ होगा, सामान्य रूप से आप उसको परिमाणवाचक विशेषण में मानेंगे। अब ये परिमाणवाचक दो होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर मीटर निश्चित है, जैसे हमने बोला 10 मीटर, तो ये कि निश्चित है, भाई 10 मीटर कपड़े लेते आइएगा, तो निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है। अगर मैंने बोला कि भाई 5 लीटर दूध लाइए, तो ये 5 लीटर दूध क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक। अब मैंने बोला भाई 5 किलो आलू, 3 किलो बैगन और 1 किलो टमाटर ले लेना, और साथ में 4 किलो आटा, ये बट्टी चोखा बनेगा। तो बट्टी चोखा का हमने लिस्ट लगा दिया, निश्चित संख्या दिया। तो अब ये जितना मैंने बोला 5 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 2 किलो बैगन, 5 किलो आटा, सबके आगे किलो लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, संख्याएं निश्चित हैं। तो अब ये जो निश्चित संख्या है ये क्या बनेगी? निश्चित परिमाणवाचक। अब इसी का दूसरा रूप आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। जब इकाई का परिमाप यानी नाप तौल, जब इकाई का परिमाप माने नाप तौल निश्चित किसी शब्द या पद में प्रकट नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी? अनिश्चित परिमाणवाचक। अब ये अनिश्चय परिमाणवाचक दो तरह से बनेंगे। एक बहुवचनीय प्रयोग, हम निश्चित परिमाणवाचक में बहुवचन का प्रयोग कर देंगे तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे हमने यहां लिखा 10 मीटर कपड़ा, है ना, हमने 10 बोला यहाँ। अब अगर इसी 10 को हम हटा के 10 मीटर कपड़ा 10 मीटर कर दिया, तो अब ये 10 क्या हुआ? बहुवचन का प्रयोग हो गया, और जो निश्चित संख्या थी वो अनिश्चित हो गई। 2 मीटर कपड़ा मीटरों कपड़ा कर दिए, 20 मीटर कपड़ा 20 मीटर कपड़ा कर दिए। तो जो बहुवचनीय प्रयोग किया, इस बहुवचनीय प्रयोग से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उद्घाटन होता है। तो एक हो गया आपका बहुवचनीय प्रयोग। इस बहुवचनीय प्रयोग से भी हम अनिश्चित परिमाणवाचक का निर्माण करते हैं। ठीक मित्रों, दूसरा है अव्ययी प्रयोग या अव्यय प्रयोग। इसको अव्ययी प्रयोग आप कर सकते हैं। अव्ययी प्रयोग में क्या आएगा? जैसे कुछ, ज्यादा, कम, थोड़ा, रंच मात्र, रक्षिक। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं, कुछ, कम, ज्यादा, बहुत, ये
अव्यय होते हैं। इस अव्ययों के लगाने से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। अतः यदि किसी परिमाणवाचक इकाई के साथ कुछ ज़्यादा कम थोड़ा बहुत आदि अव्यय लगे हैं तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ही कहे जाएंगे। ठीक मित्रों, तो परिमाणवाचक क्या हुआ? वह इकाई जिसका व्यवहार हम लोग नाप या तौल में करते हैं उसे परिमाणवाचक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में वह इकाई जो गिनी नहीं जा सकती, अगणनीय इकाई को जब हम नाप तौल में प्रकट करते हैं तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिमाणवाचक दो स्थिति में मिला, निश्चित और अनिश्चित में। जब हम मीटर, लीटर या किलो में कोई निश्चित संख्या जुड़ी हुई होगी तो वह निश्चित परिमाणवाचक होगा, और जब मीटर, लीटर या किलो में बहुवचन का प्रयोग हो गया हो, जैसे 100 का सैकड़ा, तो सैकड़ा निश्चित है, और सैकड़ों ये बहुवचन हो गया। ठीक है ना? मन, 1 मन ये निश्चित है, 5 मन ये निश्चित है, 1 क्विंटल ये निश्चित परिमाणवाचक है, 5 क्विंटल ये निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन अगर इसी हम बोल दें कि 5 कुंटलों या 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 मन, तो 50 मन ये निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक है। अब 50 मन ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। किसके द्वारा? बहुवचन के द्वारा। अब इसमें अनिश्चितता को बहुवचन से भी हम बना सकते हैं और अव्यय से बना सकते हैं। ठीक है ना? जिसमें कुछ ज़्यादा कम थोड़ा बहुत रंच आदि अव्यय का प्रयोग होता है। तो इस तरह से बाबू हमने गुणवाचक और ये परिमाणवाचक, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई। अब आते हैं संख्यावाचक में। संख्यावाचक का मतलब हुआ वह इकाई जिसका व्यवहार हम लोग संख्या यानी गिन करके करते हैं। जिन इकाइयों को हम गिन सकते हैं उनके लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ? जिन इकाइयों को गिना जा सकता है और उनकी गणना को जिस भी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाता है वह गणनात्मक शब्द विशेषण का संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने बोला, अब पहले तो मैं संख्यावाचक में क्या क्या आएगा एक अंदाजा आप देखिए। हमने बोला था मीटर कहाँ था? अनिश्चित परिमाणवाचक में। और निश्चित परिमाणवाचक, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 मीटर कपड़े लेते आइए या 5 लीटर दूध लेते आइए या 2 किलो आटा लेते आइए, तो सब निश्चित परिमाणवाचक हैं। ठीक है? क्योंकि इन चीजों को हम अलग अलग करके गिन नहीं सकते। इन्हीं से मैन्युफैक्चर्ड जो इकाई है मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। जैसे कपड़ा है, कपड़ा क्या है? परिमाणवाचक है। लेकिन अगर मैंने बोला भाई 5 शर्ट लेते आइएगा, तो अब शर्ट यहां क्या है? शर्ट क्या है? संख्यावाचक है। शर्ट संख्यावाचक है क्योंकि शर्ट को हम गिन के व्यवहार में लाते हैं, पर कपड़ा परिमाणवाचक है, यहां नाप के व्यवहार में लाते हैं। उसी तरह से अगर दूध बोला तो दूध परिमाणवाचक है, लेकिन 2 थैली दूध, अब ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, क्योंकि ये संख्या दूध के लिए नहीं थैली के लिए लग रही है। हमने 2 मीटर कपड़ा बोला,
वो परिमाणवाचक है, और 2 शर्ट बोलूंगा तो संख्यावाचक होगा। क्यों? क्योंकि शर्ट के लिए संख्या लग रही है, कपड़े के लिए नहीं लग रही है। इसी तरह से पानी बोलूं, पानी किस में आएगा? तो पानी परिमाणवाचक में आएगा, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता, नापा या तौला जाएगा, तो परिमाणवाचक में आएगा। अब पर अगर मैंने बोल दिया कि भाई 2 बोतल पानी लाओ, तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बोतल पानी, तो 2 किसके लिए लगा? बोतल के लिए लग रहा है, पानी के लिए नहीं लग रहा है। ठीक है ना? तो परिमाणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है? परिमाणवाचक जिसको हम नाप या तौल में प्रकट करते हैं, संख्यावाचक जिनकी हम गणना करके व्यवहार में लाते हैं, वो संख्यावाचक है। इसमें क्या है? जैसे मोबाइल, स्टैंडी, मार्कर, शर्ट, जूता, जग, कुर्सी, टेबल, ब्रेंच, टीवी, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि, जिनको हम गिन करके व्यवहार, या जिसको गिना जा सकता, वो कहाँ आएंगे? संख्यावाचक में आएंगे। ठीक मित्र, अब इस संख्यावाचक में भी 2 बनते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में आएंगे तो इनके कुछ अपने अलग से क्रम आ रहे हैं, जैसे गणना सूचक। गणना सूचक में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के जो संख्याएं आएंगी वो गणना सूचक होंगी। क्रम सूचक क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम सूचक में आएगा। आवृत्ति सूचक 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना में आएगा। समुदाय सूचक जहाँ एक ग्रुप होगा, जैसे मनों या सैकड़ों, दर्जनों, गाही, ठीक है ना, ये चीजें क्या हो जाएंगी? ये समुदायवाचक में आ जाएंगी। प्रत्येक बोधक में आएंगे तो प्रत्येक बोधक में हर एक चीज का उसमें आपका आएगा, जैसे हर घड़ी, हर पल, हर व्यक्ति, एक एक आदमी, ये जो स्थितियां बनेंगी वो प्रत्येक बोधक में आ जाएंगी। तो इनका जो निश्चित संख्यावाचक है, ये गणना के रूप में प्रकट हो सकता है, क्रम के रूप में प्रकट हो सकता है, आवृत्ति के रूप में हो सकता है, समुदाय के रूप में हो सकता है, और प्रत्येक यानी एक एक का अलग अलग करके भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो मित्रों, ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। वे संख्याएं जो एक निश्चित संख्या में प्रकट होती, जैसे मैंने बोला 10 कुर्सी लेते आइए, तो आप 10 कुर्सी ले आएंगे। मैं बोला 2 मार्कर खरीद करके लाना है, तो यहाँ 2 निश्चित संख्या है। अब अगर उसी में मैं बोलूँगा 1 दर्जन मार्कर लाना है, तो अब 1 दर्जन मार्कर जो दर्जन लगते ही कहाँ चला गया? समुदाय में आ जाएगा। ठीक है। तीसरी बार मार्कर आ रहा है, तीसरी बार की अगर बात करते हैं तो आवृत्ति में आ जा रहा है। पहली बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ रहा है, आवृत्ति में आ रहा है। इस प्रकार से संख्यावाचक का जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक, इन श्रेणियों से आते हैं। ठीक है। ये गणना का निश्चित और अनिश्चित ही पूछ सकता है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कारण कि हो सकता है कि यहाँ से भी ये पूछ दे, हालांकि यहाँ से पूछता बहुत ही रेयर, बहुत ही कम है। अब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक की भी स्थिति यही की होगी जो अनिश्चित परिमाणवाचक में था। यहाँ पर भी हम जो यहाँ निश्चित संख्या होगा उस निश्चित संख्या में बहुवचन का प्रयोग कर देंगे। जब बहुवचन का प्रयोग कर देंगे तो ये निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने बोला 50 कुर्सी, फील्ड में 50 कुर्सी रखी है, तब यहाँ निश्चित संख्यावाचक। और अगर मैं इसी में बहुवचन का प्रयोग कर देंगे कि फील्ड में 50 कुर्सियां पड़ी हैं, तो 50 होते ही निश्चित से क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, क्योंकि मैंने बहुवचनीय प्रयोग कर दिया। ठीक है। अब अव्ययी प्रयोग। इसी तरह से जब हम किसी भी निश्चित संख्या के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो अनिश्चित हो सकता है, और यदि हम अव्यय का प्रयोग कर देंगे
यही अव्यय जो यहाँ पर था, यदि वही अव्यय यहाँ पर भी आ गया तो यह अव्यय जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक बनाएगा। अव्ययी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक मित्रों, ये आपके सामने है ये प्रयोग, क्योंकि हम आपको पहले कॉन्सेप्ट ही दे रहे हैं। जब अभ्यास शुरू होगा उसमें हम प्रश्न पूछना शुरू करेंगे कि कौन क्या है, तो आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे 3 हो गए। गुणवाचक, जिसमें सार्वभौमिक समस्त विशेषताएं आती हैं। परिमाणवाचक, वह इकाई जिसको हम गिन कर नहीं बल्कि नाप या तौल कर प्रयोग में लाते हैं। ये भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, इनकी भी विधा हमने बता दिया। तीसरा है संख्यावाचक, वह इकाई जो हम गणना के द्वारा व्यवहार में लाते हैं, या वह पदार्थ जिसे हम गिन सकते हैं उनको हम संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। ये भी 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं वो अपने अलग अलग संज्ञाओं से जाने जाते हैं। गणना के रूप में जाने जाएंगे, क्रम के रूप में, आवृत्ति के रूप में, समुदाय के रूप में और प्रत्येक के रूप में। ठीक है, अब अनिश्चित संख्या में भी वही अनिश्चित परिमाणवाचक वाला ही सूत्र यहाँ भी लगेगा, बहुवचनीय प्रयोग और अव्ययी प्रयोग। इसका भी उदाहरण दे दिया। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है बाबू, अब हम इसे मिटा रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको उतारना है तो आप इसको उतार ले, क्योंकि अब हम अपना जो मुख्य विषय है हम लोगों का सर्वनामिक विशेषण, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इनको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना हो तो लिख लीजिए। ठीक मित्रों, अब हम शुरू करते हैं सर्वनामिक विशेषण। आइए बच्चों, सर्वनामिक विशेषण, इसको जरा देखा जाए। पहला चीज तो आप ये जान लें कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण क्या है तो इसके बारे में जानिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको उतारना होगा तो उतार लीजिए। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हुआ हो, याद रखना, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हुआ हो तो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर है तो सर्वनाम होगा, और अगर सर्वनाम संज्ञा के साथ में है तो सर्वनामिक विशेषण होगा। देखिए यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम संज्ञा के साथ हो तो सर्वनामिक विशेषण, तो सर्वनामिक विशेषण होगा। और यदि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर हो तो सर्वनाम होगा। अब इन दोनों का यही लक्षण है मित्रों, इस पर ध्यान दीजिएगा। सर्वनामिक विशेषण क्या है? जब सर्वनाम संज्ञा के साथ हो, और जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर हो तो सर्वनाम कहलाएगा। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ में हो तो सर्वनामिक विशेषण, और जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर होता है तो केवल सर्वनाम होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा।
जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग बताइएगा हमें। उस घर में मेरा मित्र रहता है, उसे बुलाओ। अब मित्र इस पर ध्यान दीजिए कि इसमें गौर से देखिए तो उस, मेरा, उसे, ये तीन विशेषण सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं। अब इस सर्वनामों में से कौन सर्वनामिक विशेषण है, कौन सर्वनाम है, इसको यहाँ के ये जो हमने यहाँ बनाया है इसके आधार पर आप इसका चुनाव कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो श्रीमान जी हैं उस घर के साथ हैं। घर क्या है? संज्ञा है। घर क्या है? संज्ञा है। उस क्या है? सर्वनाम। मेरा क्या है? सर्वनाम है। और मित्र क्या है? संज्ञा है। मित्र क्या है? संज्ञा है। उस क्या है? सर्वनाम। और आगे क्या है? क्रिया है। यहां संज्ञा नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए, उस सर्वनाम संज्ञा घर के साथ प्रयुक्त हुआ है, अतः यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ये क्या होंगे? सर्वनामिक विशेषण होंगे। मेरा भी सर्वनाम है लेकिन संज्ञा मित्र के साथ प्रयोग हुआ है, अतः यह भी सर्वनामिक विशेषण होंगे। पर ये क्रिया के साथ हैं, संज्ञा के विहीन है, संज्ञा रहित है, अतः ये सर्वनाम होंगे। तो कितना हो गया इसमें? इसमें दो सर्वनामिक विशेषण हैं और एक जो है वो सर्वनाम है। ठीक मित्रों, ख्याल कीजिएगा, सर्वनाम संज्ञा के साथ में होता है तो सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर होता है तो सर्वनाम कहलाएगा। इस वाक्य में देखिए, यहां पर उस घर के साथ प्रयुक्त हुआ है, मेरा मित्र के साथ प्रयुक्त हुआ है, अर्थात सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुए हैं दोनों स्थान पर, अतः ये दोनों सर्वनामिक विशेषण होंगे। ये उस, उसे, ये इसके साथ कोई संज्ञा नहीं लगी है, अतः यह शुद्ध रूप से क्या है? सर्वनाम है। ठीक मित्रों, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है। अब देखिए यहां पर यह किसके साथ प्रयोग हुआ? पुस्तक के साथ। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, अतः यह क्या बनेगा? सर्वनामिक विशेषण बनेगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसी को बोलूं, इसे पढ़ना चाहिए, अब देखिए यहां पर भी सर्वनाम आया इसे, लेकिन इसके साथ कोई संज्ञा नहीं है, अर्थात ये क्या हुआ? ये सर्वनाम है और ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। तो यदि कोई भी सर्वनाम अपने किसी संज्ञा के साथ है तो सर्वनामिक विशेषण होगा, और यदि संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग नहीं है तो वो सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक मित्रों, हम लोगों ने ये चारों भेद क्लियर कर लिए।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि विशेषण को हम अलग अलग भागों में वीडियो बना के डाल रहे हैं। इसका क्रम से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत और सहजता महसूस होगी। ठीक है, जैसे हमने विशेषण विशेष भाग 1 डाला था, उसमें पूरा परिचय है। विशेषण विशेष भाग 2, उसमें विशेषण के अन्य विधाओं को प्रयोग में लाया गया है या प्रकट किया गया है। आज हम विशेषण विशेष भाग 3, जिसमें कि मौलिक विशेषणों का हम ये किए हैं, भेद किए हैं, वो निश्चित अनिश्चित रूप में। सर्वनामिक सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला जो चैप्टर हम ये वीडियो बनाएंगे, उसमें विशेषणों की संरचनाएं या विशेषण कैसे कैसे बनाए जाएंगे, उनका कैसे कैसे प्रयोग होता है, वो कहाँ कहाँ पर विशेषण बन जाएंगे, कहाँ कहाँ पर सर्वनाम या अन्य पद रहेंगे, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है मित्रों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब करना न भूलें। प्लीज़ आप उसको करते रहें, हम इसको आपको पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।